हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 25 यानी 25 इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इंग्लिश की संरचना किस प्रकार से होती है और इन संरचनाओं को सीख करके आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक और अकर्मक वर्ब क्या होती है, जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई जो है यहाँ वर्ब है। अब देखिए, इसके साथ और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये हो गई इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, यानी इनके साथ कोई कर्म नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। टिया लाप्स, टिया हंसती है। विराट वाज प्लेइंग, विराट खेल रहा है, तो विराट सब्जेक्ट, वाज प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है। दूसरी हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब और फिर इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, यानी किसी वस्तु का बोध कराता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? वर्ब के साथ या वर्ब से पहले क्या लगाकर, यानी व्हाट लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, अगर उसका आंसर हमारा क्या से आता है तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूं, तो मैं क्या जानता हूं? हिज नेम, यानी उसका नाम। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी नॉन लिविंग है। ठीक है, तो आई नो हिज नेम। रवि क्लोज द डोर, रवि ने दरवाजा बंद किया, तो रवि ने क्या बंद किया? दरवाजा। तो डोर यहाँ जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू टीच इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो तुम क्या पढ़ाते हो? अंग्रेजी, यानी इंग्लिश जो यहाँ पे है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तीसरा हमारा जो पैटर्न है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग, यानी सजीवों के लिए यूज होता है, और वर्ब के साथ या वर्ब से पहले हमें किसे या किसको लगाने पर इसका आंसर मिलेगा। जैसे ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो वह किसे पढ़ाता है या वह किसको पढ़ाता है? मुझे, यानी मी। तो मी यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये लिविंग है, हम जान रहे किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पे। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो मैं किसे जानता हूं? उसे, यानी हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू कैन कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तो तुम किसे कॉल कर सकते हो? मुझे, यानी मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट हो, यानी इनडायरेक्ट भी हो और डायरेक्ट भी हो, तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए, लिविंग यानी सजीवों के लिए, और डायरेक्ट जो है नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। तो ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो देखिए, वह मुझे, एक तो पहला हो गया हमारा क्या पढ़ाता है, यानी अंग्रेजी। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे नॉन लिविंग, यानी डायरेक्ट हो गया। दूसरा, किसे पढ़ाता है? मी, यानी मुझे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यानी लिविंग के लिए। तो पहले इनडायरेक्ट आएगा लिविंग, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा नॉन लिविंग। तो ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, और यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है। ऐसे माई ब्रदर गेव मी ए पेन, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया। द ओल्ड मैन टोल्ड अस ए स्टोरी, बूढ़े आदमी ने एक कहानी सुनाई। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और है, ध्यान रखनी है। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें और इनडायरेक्ट को बाद में लिखें, तो फिर हमारा जो पैटर्न होगा, इसमें आपको क्या करना होगा? प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू या फॉर का। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। तो ही टीचर्स इंग्लिश टू मी, अब यहाँ हमने टू का यूज किया है मी के साथ। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि हम बाद में लिखते हैं तो फिर हमें
यहाँ टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा, और वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, इसके हिंदी के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये क्या है, टू और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट वर्ब और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी होता है पूरक, एक दूसरे के पूरक, यानी वही है उसी के बारे में कहा जा रहा है। कहने का मतलब वो वही चीज है जो हम सब्जेक्ट है, वही क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे किरण इज ए गर्ल, अब किरण क्या है, एक लड़की है, तो एक लड़की है वही क्या है, किरण है, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट का क्या, गर्ल। तो किरण इज ए गर्ल, तो यहाँ गर्ल जो है ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, किरण एक लड़की है। गणपत लुक्स हैप्पी, गणपत खुश लग रहा है, जो लग रहा है वो जो खुश है वही क्या है, गणपत है। दिस इज ए बुक, ये एक किताब है, तो ये है ना वही तो किताब है, और जो किताब है वही ये है, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट का ही होगा, ठीक है, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट ही होगा, उसी के बारे में बताएगा, नहीं वही चीज है कहने का मतलब। जैसे किरण मेड हिम मॉनिटर, किरण ने उसे मॉनिटर बनाया, तो किसे, उसे, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसे क्या बनाया, मॉनिटर, तो ये जो उसे है वही मॉनिटर है, जो मॉनिटर है ये वही उसे है, तो हिम ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया मॉनिटर। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, फिर नाउन या प्रोनाउन, और फिर एडजेक्टिव। तो वर्ब जो है ये कॉज यानी किसी कारण को बताती है, और जो एडजेक्टिव आएगा वो रिजल्ट, परिणाम या फल को दर्शाएगा। जैसे ही पुश द डोर ओपन, ही क्या है सब्जेक्ट, पुश क्या है वर्ब है, ठीक है, डोर क्या है यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। अब ओपन जो है ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कारण क्या था, वर्ब कारण बता रही है कि उसने धक्का दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ, खुल गया दरवाजा, ठीक है, तो ये रिजल्ट को दर्शाता है एडजेक्टिव, तो उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, इस तरह का पैटर्न है। जैसे सी वॉश द प्लेट क्लीन, उसने धोकर प्लेट साफ की। अब देखिए इस तरह के पैटर्न में कुछ वर्ब है जो ये यूज होती है, इनका हम सामान्यतः यूज करते हैं, मैंने नीचे लिख दी है। नेक्स्ट 8 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके साथ टू इन्फिनेटिव आएगा, और ये टू इन्फिनेटिव क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और फिर कोई अदर वर्ड होगा तो हम लिखेंगे। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, तो आई वांट, ठीक है, वांट क्या है वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया टू प्ले यानी खेलना, तो टू प्लस वर्ब, तो ये इन्फिनेटिव हो गया टू इन्फिनेटिव, मैं खेलना चाहता हूं। ही फियर्स टू स्पीक इन पब्लिक, वह सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता है। अब इस पैटर्न में भी ये कुछ वर्ब है जिनका हम यूज करते हैं सामान्यतः, वो मैंने नीचे लिख दी है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। आई आस्क हिम टू गो, मैंने उससे जाने को कहा, आई सब्जेक्ट, आस्क वर्ब, हिम क्या है यहाँ प्रोनाउन है, फिर टू गो यानी टू इन्फिनेटिव हो गया। द डॉक्टर ऑर्डर्ड अजय टू स्टे इन बेड, डॉक्टर ने अजय को बिस्तर पर रहने को कहा, तो डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर वर्ब, अजय क्या है यहाँ पे, ये नाउन किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन हो गया, फिर टू इन्फिनेटिव, टू स्टे इन बेड यानी अदर वर्ड हो गए। और इस पैटर्न में भी जो वर्ब यूज की होती है वो सामान्यतः मैंने नीचे लिख दी है। नेक्स्ट 10th क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, फिर जिरंड, जिरंड क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर अदर वर्ड। अब ये जेरेंट क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो अशोक लाइक स्विमिंग, अशोक तैरना पसंद करता है, अशोक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, और यहाँ स्विमिंग जेरेंट हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। रानी लाइक्स रीडिंग स्टोरी, रानी कहानियां पढ़ना पसंद करती है, और इस पैटर्न में भी मोस्टली जो वर्ब यूज होती है वो मैंने नीचे लिख दी है। नेक्स्ट हमारा 11th और 12th। 11th क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर इसके साथ नाउन या प्रोनाउन, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इन्फिनेटिव यूज होगा, लेकिन विदाउट टू, यानी टू यूज नहीं करना, या डायरेक्ट वर्ब आएगी।
क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस पैटर्न का मतलब है कार्य अभी अधूरा है। तो आई सा द थीफ रनिंग अवे, आई सब्जेक्ट सा वर्ब, ठीक है, यहाँ पे ये नाउन हो गया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे रनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी है और ये अदर वर्ड हो गए। तो मैंने चोर को भागते हुए देखा, इसका मतलब वो भाग रहा था उस समय, अभी भाग रहा होगा, तो कार्य अभी कैसा था, अधूरा था, इस सेंस में यूज करते हैं। आई सा हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा, और इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो ये है। दूसरे पैटर्न में हमारे पास क्या है कि कार्य पूरा हो चुका है, बस इतना सा ही अंतर है। और यहाँ पे हम इसकी जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह इन्फिनिटी यूज करेंगे बिना टू के, तो ही सा हिम डांस, ठीक है। तो बात वही है, अर्थ भी वही है। तो यहाँ क्या लिखा हमने, ही सा हिम डांसिंग, और इसी का दूसरा पैटर्न ही सा हिम डांस, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फिनिटी यूज करते हैं हम, वर्ब से पहले टू नहीं लगाएंगे, विदाउट टू आएगा। 13 क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर नाउन प्रोनाउन, और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। तो ही फाउंड मी टायर्ड, उसने मुझे थका हुआ पाया। तो ही सब्जेक्ट वर्ब ये हो गई, ये हमारा मी प्रोनाउन है, और टायर्ड यहाँ क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो नीचे लिखी है। नेक्स्ट हमारा 14 क्या है पैटर्न, देयर प्लस बी। तो बी जो है वर्ब की फॉर्म, इसको हम इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, इनका यूज करते हैं, सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट अनिश्चित होता है, और सब्जेक्ट से पहले हम ए, एन, सम, एनी, मैनी, मच, ये, फ्यू, नंबर आदि का यूज करते हैं। जैसे देर इज ए कैप ऑन द टेबल, टेबल पर एक टोपी है। अब देखिए हमने देर का यूज किया है, फिर वर्ब आई है इज यानी बी आ गया, फिर कैप, यहाँ मेन सब्जेक्ट जो है ये बाद में आ रहा है, फिर ऑन द टेबल अदर वर्ड। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कैप ऑन द टेबल, यानी टेबल पर कैप, तो इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा था, इसलिए हम यहाँ देर का यूज करते हैं इस कंडीशन में। देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर हम लिखते 12 मंथ इन ईयर, तो एक साल 12, तो ये कुछ सेंस नहीं निकलता एक साल में 12 महीने। तो अब देर यहाँ पे सेंस में लगाया जाता है ताकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। देर आर मैनी मंकीज ऑन द रूफ, छत पर बहुत बंदर है। नेक्स्ट हमारा 15 एंड 16 पैटर्न क्या है, इट प्लस बी और फिर एडजेक्टिव टू इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, फिर आगे का सेम रहेगा। देखिए कैसे, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना कठिन है। तो यहाँ पे हमने इट का यूज किया इस सेंस में, और फिर वर्ब हो गई इज, फिर डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, फिर टू इन्फिनेटिव टू स्पीक, ठीक। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना आसान है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू लिफ्ट द बॉक्स, बॉक्स को उठाना असंभव था। दूसरे पैटर्न में क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दिस बुक, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर इज वर्ब, फिर एडजेक्टिव हो गया, फिर टू इन्फिनेटिव टू रीड, ये किताब पढ़ना आसान है। मैथमेटिक्स इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, गणित समझना कठिन है। नेक्स्ट 17 और 18 क्या कहता है, 17 में हाउ प्लस एडजेक्टिव या इसके साथ एडवर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाउ और व्हाट जो दोनों हैं, ये किसी आश्चर्य का भाव शो करता है, कैसा, कैसी, कितना, कितनी, कितने, इस सेंस में यूज करते हैं। अगर हम व्हाट का यूज कर रहे हैं तो फिर नाउन आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, और इसके पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे हाउ इंटेलिजेंट सी इज, वह कितनी बुद्धिमान है, तो ये आप एक तरह से आश्चर्य का भाव यानी सरप्राइज का जो भाव है वो शो हो रहा है। तो हाउ आ गया, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, फिर सब्जेक्ट सी और इज वर्ब, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ हैप्पीली ही सिंग, वह कितनी खुशी से गाता है, हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है। अब ये वाला पैटर्न देखिए, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज, वह कितनी बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट, इसके साथ हमने एडजेक्टिव आ गया, अब फिर नाउन आ गया। व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव फिर नाउन, कई बार क्या एडजेक्टिव नहीं आता, डायरेक्ट नाउन भी आ सकती है। तो जैसे व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। 19 और 20 क्या है,
19 में सब्जेक्ट के साथ वर्ब, फिर सो, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब और फिर दैट क्लॉज आएगा। जैसे ही इज सो रिच, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, फिर सो आ गया, फिर एडजेक्टिव रिच आ गया। फिर दैट ही कैन बाय ए कार, वो सॉरी ही कैन बाय ए कार, वह इतना अमीर है कि वो नई कार खरीद सकता है। ही रन सो स्लोली दैट ही कैन नॉट विन द रेस, वह इतना धीरे दौड़ता है कि दौड़ नहीं जीत सकता। तो यहाँ पे देखिए रन्स, फिर स्लोली जो है एडवर्ब आ गया, फिर दैट क्लॉज आ गया। अब दूसरे में देखें हम, यहाँ पे टू का यूज हुआ है, ठीक है, TOOT, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब। ही इज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, वह इतना कमजोर है कि बक्सा को ले जा नहीं सकता। तो बस इन दोनों में इतना ही अंतर है कि हम यहाँ सो के स्थान पे टू का यूज करते हैं। 21 क्या है, इट, फिर बी फॉर्म, फिर नो यूज या नो गुड, फिर जेरेंडियल फ्रेज आएगी यानी वर्ब में ING। तो इट इज नो यूज वरिंग अबाउट ई, इसका मतलब है कोई अब काम हो गया वो करना बेकार है, तो इसके बारे में चिंता करना बेकार है, ठीक है। इट इज नो गुड ट्राइंग नाउ, अब कोशिश करना बेकार है। 22 क्या है, इट, फिर टेक, ठीक है, टेक लगेगा, टेक के साथ जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो यूज होगी। और इसमें फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी, हिम, हर, यू, अस इनका टाइम लगेगा, फिर टाइम फ्रेज होगा, फिर टू, इन्फिनिटी और अदर वर्ड। जैसे इट टुक, फिर मी आ गया 20 मिनट्स, तो ये टाइम फ्रेज हो गया। फिर टू इन्फिनिटी टू रीच, फिर अदर वर्ड द बस स्टैंड, बस स्टैंड पहुंचने में 20 मिनट लगे, ठीक है, या मुझे बस स्टैंड तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। इट विल टेक अस 9 मिनट्स टू गो देयर, वहां जाने में हमें 9 मिनट लगेंगे। तो फ्यूचर में आ गया, विल का यूज होगा, फिर टेक आएगा। अब 23, 24, 25 ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। तो एक तो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट में इफ क्लॉज, दूसरा होता है पास्ट सिंपल में, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए तीनों के सेंटेंस पहले देख लीजिए। यहाँ क्या होता है, इफ़ यू कम, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है जिसमें एस या ईएस लगा होता है। तो यू के साथ कम ही आएगा। इफ़ यू कम टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश, तो फिर यहाँ मेन क्लोज है, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। दूसरा पैटर्न क्या है, पास्ट सिंपल, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर या हेड का यूज होता है सामान्यतः, ठीक है, और फिर यहाँ विल के स्थान पे वुड का यूज होगा। तो इफ़ यू कम टू मी आई वुड टीच यू इंग्लिश, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता। तीसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्लॉज में, ठीक है, या हेड बिन भी हो सकता है। तो यहाँ पे इफ़ यू हैड कम टू मी, तो वुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होता। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारी कंडीशन, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, पूरी होने की संभावना है, आओगे तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता, मतलब वो गया नहीं अंग्रेजी पढ़ाया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके पास जाएगा नहीं, तो यहाँ कुछ संभावना हो सकती है। लेकिन तीसरे वाले में क्या है, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होता, अब वो गया नहीं या अंग्रेजी पढ़ाया नहीं, तो ये तो बीते समय की बात हुई, यहाँ तो केवल एक तरह से काल्पनिक हो गया, यहाँ कोई शर्त पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह से मैंने 25 इंग्लिश की स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में बताई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आप अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।